नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज बात करने जा रहे हैं किस बात के मंथन की। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बड़ा मंथन हो रहा है, लेकिन सुगबुगाहट ये सामने आ रही है कि क्या ये एक बड़े बदलाव के तौर पर भी बनेगा। दरअसल निगम मंडलों में नियुक्तियों का इंतजार लंबे समय से है मध्य प्रदेश में। इसमें कई नेताओं की नजरें टिकी हुई है, लेकिन किसे मिलेगा पद और किसका बढ़ेगा कद, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो मंथन और विमर्श का दौर भी लगातार जारी है और सवाल यही कि किसके नाम पर लगेगी मुहर। तो यह भी जानकारी मिल रही है कि कोरार रेस्ट हाउस में बीजेपी की एक बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, हितानंद शर्मा मौजूद हैं। और यह जानकारी सामने आ रही है कि निगम मंडल के चेहरे रविवार को तय हो सकते हैं और लगभग फाइनल लिस्ट भी आ सकती है, ऐसी भी जानकारी है। इसके साथ ही साथ यह भी जानकारी मिल रही है कि प्रदेश संगठन के प्रवक्ता और पैनलिस्ट के नाम पर भी मुहर लग सकती है। तो सरकार और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर अंतिम चर्चा होगी। जैसा कि आपको मालूम है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर भी लौटे हैं। तो चलिए किस बात के मंथन पर अब हम भी मंथन शुरू कर देते हैं और एक जो पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उनका जिक्र आपसे करा देता हूं। चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप मध्य प्रदेश बीजेपी के। जितेंद्र मिश्रा जी प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के, और हमारे चैनल के प्रबंध संपादक मनोज सैनी सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चिंतामणि मालवीय जी आपके पास आना चाहूंगा। लंबे समय से सूची तो अटकी हुई है और कई नेता दावेदारी भी कर चुके हैं, तो अब ये जानकारी भी मिल रही है कि आज शाम तक लगभग सूची आ सकती है। यह शासन की सामान्य प्रक्रिया है। शासन और संगठन जब समन्वय के साथ चलते हैं तो ये सामान्य प्रक्रिया है और इसमें मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इस तरह की पूरी प्रक्रिया चल रही है। होता है तो पार्टी स्वागत करती है, क्योंकि सरकार को समय हो गया, लेकिन कोरोना के कारण ये सब हो नहीं पाया अब तक। अब समय है, उचित समय है कि सारे जो भी अशासकीय निगम मंडल और नियुक्तियां होनी है वो हो जाएं। हम तो स्वागत करते हैं पार्टी के उपाध्यक्ष के तौर पे, जल्दी होना ही चाहिए। बिल्कुल। हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत तो कर रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन अंदर ही अंदर एक कुलबुलाहट भी तो हो रही होगी ना, किसको पद मिलेगा, एक जो होड़ वाली बात आती है सामने। देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज है सरकार के और संगठन के सामने कि कैसे सभी लोगों को एडजस्ट किया जाए। और अब नगरीय निकाय के चुनाव हालांकि टल गए, जैसा अभी भूपेंद्र सिंह ने कहा, करीब 6 महीने तो और इंतजार करना पड़ेगा। पर इस बीच जो 4 उपचुनाव होना है उससे पहले ये नियुक्तियां होना है, जिसमें चाहे हम निगमों की बात करें या जिसका आप जिक्र कर रहे थे प्रवक्ताओं की बात करें, मीडिया पैनलिस्ट है। लेकिन चर्चा ये भी एक अलग हटके चर्चा और भी है कि जब कोलार डैम में जो चर्चा चल रही है, रेस्ट हाउस में गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वी डी शर्मा जी, तो सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय के साथ विचार इस पर भी किया जा रहा है कि किन मंत्रियों का परफॉर्मेंस कैसा है। जो जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से वो इस तरफ भी आज चर्चा चल रही है दोनों के बीच में, और परफॉर्मेंस के आधार पर फिर संगठन उनको तैयार भी करेगा और जहां समझाइश देने की जरूरत होगी समझाइश भी देगा। क्योंकि इस बीच में अमित शाह जी से जो मुलाकात हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों बड़े नेता मिले हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे मिले, करीब आधे घंटे की मुलाकात थी दिल्ली में, तो इन तमाम सारे मुद्दों पर बात हुई होगी। और एक बड़ा मुद्दा अभी और है, वो ओबीसी को लेकर है। जिस तरह से ओबीसी का मसला अब सभी जगह दिखाई दे रहा है, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ओबीसी के लोग भी आए और कहा 27% आरक्षण की बात की। तो ओबीसी को कैसे महत्व देना है, इस नई सूची में निगम मंडलों में कैसे एडजस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा आपने जैसा केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखा कि ओबीसी को एक अलग महत्व दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिस पर चर्चा चल रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल, तो तमाम चर्चाएं चल रही हैं। आपने ओबीसी वर्ग का जिक्र किया, मैं जितेंद्र मिश्रा जी आपके पास आता हूं।
आपकी पार्टी भी इस समय सर जिस तरह का मोड नजर आ रहा है, लगातार बैठ के आपकी पार्टी में भी लगातार हुई 4 दिनों की हमने देखी थी, ओबीसी वाला मुद्दा आपके यहां भी जोर शोर से छाया हुआ है। जितेंद्र मिश्रा जी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, बोलिए सर। नहीं, मेरा ये कहना है, सबसे पहले आपने देखा होगा ओबीसी के आरक्षण के मामले में हमने तो 2019 में स्थिति साफ कर दी थी। 27% आरक्षण को लेकर के कोई संशय बाकी नहीं बचा था। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी क्यों, वो जब व्यापम का मामला होता है और जब खुद के फंसने की बारी आती है तो अटॉर्नी जनरल तक खड़ा कर देते, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देते, लेकिन जब ओबीसी की बात आती है, जब एससी एसटी की बात आती है, तो क्यों छोटे वकील और क्यों कमजोर पक्ष रखा जाता है सरकार की तरफ। आज जो कोलार में चिंता का विषय है वो ये है, निगम मंडल कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि निगम मंडल तो ये घोषित नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ ओबीसी को लेकर के जो आपने एक बिंदु बताया उसको लेकर के चिंता में है, क्योंकि आज क्षेत्र में जाने के लिए जनप्रतिनिधि तैयार नहीं है। ओबीसी का मामला हो, किसानों का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। इनके नेता क्षेत्र में जाने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए आज जो चिंतन हो रहा है उसमें खास तौर से ओबीसी वर्ग की जो बात सामने आई है उसको लेकर के है कि किस तरीके से लिपापोती की जाए, किस तरीके से ये समझाने का प्रयास किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी भी ओबीसी के लिए चिंतित है, ये मुझे लग रहा है। अच्छा, चलिए मालवीय जी, मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि असली मंथन ये हो रहा है कि साधा कैसे जाएगा, मतलब चिंता की लकीरें क्या बनी हुई है? देखिए, मिश्रा जी बड़े सम्मानित नेता है, लेकिन मुझे लगता है कि संदर्भ से अलग हट के बात कर रहे हैं। अभी ओबीसी का कोई विषय नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ओबीसी के साथ रही है। हम ही वो पार्टी है जिसने ओबीसी का प्रधानमंत्री दिया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 15 साल से ओबीसी के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में, और तमाम एक पूरी श्रृंखला ओबीसी नेताओं की आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको अवसर दिया है, आगे लाए हैं। और 27% आरक्षण के लिए जो विषय है उस पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम आगे गए हैं, कोर्ट में गए, कांग्रेस तो नहीं गई, हम गए। दूसरा ये कि कमीशन बनाने का काम और कमीशन को संवैधानिक स्वरूप देने का काम भी तो हम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने तो नहीं किया। तो और कांग्रेस के खाते में कुछ नहीं है। आप देखिए कि जो मंडल कमीशन भी उस समय दिया जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कांग्रेस चाहती तो काका कालेलकर कमीशन स्वीकार कर सकती थी, कांग्रेस चाहती तो मंडल कमीशन स्वीकार कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस की मंशा नहीं। कांग्रेस ओबीसी को हमेशा पीछे रखना चाहती है, ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस की मंशा है, और इसलिए हमेशा पीछे रखने का काम कांग्रेस करती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो अब केवल प्रश्न उठा रहे हैं। मिश्रा जी को अधिकार है उठाए, लेकिन जो ओबीसी वर्ग है वो समझता है इन बातों को। लेकिन अभी किस बात पर चर्चा है ये तो मुझे भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर निगम मंडल की पर चर्चा हो रही तो उसका स्वागत होना चाहिए। लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। बिल्कुल बिल्कुल, तो लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। मनोज सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के बीच में तो ये विषय अब ओबीसी का बन गया, लेकिन आज क्या कुछ खास बिंदु रह रहे होंगे, खासतौर से सीएम के तौर पर जो कुछ वो एक ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मंत्रियों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी? देखिए, यही बड़ी बात है। दरअसल ओबीसी पे चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि अब उस पर आगे भी बढ़ना है, सरकार को भी आगे बढ़ना। और आपने देखा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से मेडिकल कोर्सेज में 27% का आरक्षण दिया, तो केंद्र तो उसमें आगे बढ़ चला है और वो उन चीजों को समझ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण चीजें ये है कि उपचुनाव से पहले कम से कम नियुक्तियां जरूर हो जाए, क्योंकि अब ऐसा भी लगने लगा है कि उपचुनाव की तारीख कभी भी सामने आएगी और उस बीच से पहले ये तय करना होगा कि आखिर निगम मंडलों में किनको जगह मिली। और चर्चा ये भी है कि जब कल मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जी के बीच में, गृह मंत्री के बीच में, तो इस बात पर भी चिंता जताई गई कि जिन लोगों को हमने ज्वाइन कराया है, जो हमारे कारण सब कुछ छोड़कर किसी ने मंत्री पद छोड़ा, कुछ हार गए, जैसे अंदर सिंह कंसाना है, इमरती देवी है या फिर डंडौतिया है, तो कब तक ये लोग बाहर रहेंगे? तो इनको जगह देना। तो एक बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बदलाव देखने को मिला। पहले ये होता था कि बीजेपी में जो आता था वो कितने दिन ज्वाइन करने के बाद क्या क्या होता था, कई तरह के सवाल पहले उठते रहे। लेकिन बीजेपी ने अपने आप को बदला है विवेक, और जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो उनको खुद को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया, जो लोग आए थे सबको मंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ हार गए जिन नामों का मैं जिक्र कर रहा था, तो अब उनको भी स्थान देना है। आखिर वो कब तक इंतजार करेंगे? तो महत्वपूर्ण मुद्दा आज यही है कि कैसे इन लोगों को इसमें शामिल किया जाए
और साथ ही मंत्रिमंडल में जो कुछ लोग हैं जिनके बयानों को लेकर कभी चर्चा में आए हैं, वो लोग या उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, जो सरकार चाहती उस आधार पर वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, तो आज जो चर्चा है वो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है और उसके बाद उसके रिजल्ट भी दिखाई देंगे। क्योंकि जब अमित शाह जी से मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये कहा गया होगा कि अब बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ना, क्योंकि जैसे ये सेमीफाइनल होंगे उपचुनाव के, उसके बाद फाइनल 2023 की तरफ बढ़ चले होंगे। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई जैसे मुद्दे हैं या अन्य जो मुद्दे हैं, पर पार्टी के भीतर की स्थितियां, संगठन कैसे मजबूत हो और संगठन और सत्ता मिलकर जहां जहां जो कमियां उसको दूर करे, तो आज इसी को लेकर एक लंबी चर्चा मुख्यमंत्री जी और बीडी शर्मा जी के बीच में चल रही। बिल्कुल बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण चर्चा लगातार जारी है। जितेंद्र मिश्रा जी, सर ने जिक्र किया उपचुनाव का, और वाकई में ये सेमीफाइनल के तौर पर ही देखा जा रहा है, क्योंकि 2023 से पहले अगर हम बात करें तो लगातार उपचुनाव जो ये 4 होंगे, इसको लेकर काफी आपके तरफ भी पलड़ा काफी चल रहा है, लगातार विचार विमर्श चल रहा है। अभी बीच में ये भी देखने को मिला था कि अरुण यादव के साथ भी कुछ मतभेद जैसे सामने आ रहे थे, उसको लेकर किस तरह से देखती है आपकी पार्टी? तो सेमीफाइनल आपने देखा दमोह में जिस तरीके, नहीं सर, दमोह सेमीफाइनल नहीं था सर, दमोह एक सीट पे हुआ था ना। मेरा ये देखिए, दमोह भी बहुत बड़ा परिणाम देने वाला, बहुत बड़ा संदेश देने वाला चुनाव मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है। मेरा ये कहना है, दमोह में कांग्रेस को जिस प्रतिशत से सफलता प्राप्त हुई है, भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 चुनाव जीतती रही वहां, लेकिन कभी इतने मत के अंतर से जीत नहीं पाई जितने मत के अंतर से कांग्रेस ने विजय हासिल की है। इसके पीछे सिर्फ यही कारण थे जो मैंने आपको गिनाए जी। आज आप कह रहे हैं कि निगम मंडल को लेकर के चर्चा होगी, मुझे नहीं लगता है। कार्यकर्ताओं में ये मैसेज हो सकता है कि निगम मंडल देने वाले हैं, लेकिन आज निगम मंडल देने की जरूरत क्या है? नगरीय निकाय चुनाव की आप बात कर रहे हैं, सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम नगरीय निकाय चुनाव में जाना चाहते हैं। कभी कोरोना का बहाना, कभी किसी दूसरी चीज का बहाना लेकर के लगातार चुनावों को टालने का प्रयास है। और जब नगरीय निकाय चुनाव टाले जाएंगे तो फिर निगम मंडल को लेकर क्या गंभीरता सामने आएगी, मुझे समझ में नहीं आता है। आप देखिए, मंडल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, जी नेता है, हम सबके नेता हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आज विचार करने की जरूरत ये है कि जब आप प्रभारी मंत्री को लेकर के गंभीर नहीं थे, जब आप मंत्रियों को उनके जिले देने को लेकर के गंभीर नहीं थे, कोरोना जैसे पेंडेमिक में आपने इनिशिएटिव नहीं लिया, तो आज हम कैसे मान लें कि आप चिंता कर रहे होंगे उन कार्यकर्ताओं की जो कि जमीनी स्तर पर काम करते हैं। निश्चित तौर पर सिर्फ ओबीसी वाले मामले में निश्चित तौर पर गृह मंत्री से चर्चा हुई है कि महंगाई की दिशा को दबाने के लिए, महंगाई की दिशा में जो हमारा विरोध हो रहा है उसको दबाने के लिए कौन कौन से कदम उठाया जाए, उसको लेकर के चर्चा है। एक मुद्दा, एक बिंदु हो सकता है निगम मंडल को भी लेकर के हो, लेकिन निगम मंडल को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपनी गंभीरता प्रभारी मंत्रियों को प्रभार के जिले देते समय बता दी थी कि मुख्यमंत्री अभी किसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए तैयार नहीं। वह मुश्किल इतनी उठापटक के बाद विजयवर्गीय जी दिल्ली से भोपाल आए, नरोत्तम जी दिल्ली जा रहे हैं, ये सब करने के बाद कहीं जाकर के प्रभार वाले जिले उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे लगता अगर हो तो बेहतर है, बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद कम है। चलिए, आपने इतने सवाल किए हैं, मैं मालवीय जी से जवाब ले लेता हूं। मालवीय जी, मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि मैनिपुलेट करने का काम चल रहा है, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करवाना चाहते। मिश्रा जी का पूरा बयान राजनीतिक है और उनकी अपनी भावनाओं का उन्होंने प्रकटीकरण किया है कि ये मुद्दा हो सकता है, ये मुद्दा हो सकता है, ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन मुद्दा तो तय बीजेपी करेगी, तो मिश्रा जी को तो करना नहीं है। और वो जो उन्होंने, उनका पूरा बयान राजनीतिक, केवल किस तरह भारतीय जनता बहुत कुशल वक्ता है वो, इसमें कोई शक नहीं, कुशल प्रवक्ता है। मैं उनके इन बातों को देख करके मान गया, लेकिन मैं उनको आश्वस्त करता हूँ इस तरह की कोई बात नहीं है। जहाँ तक ओबीसी का विषय है, मैंने पूरा विषय आपके सामने रख दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरा ओबीसी हमारे साथ है और सबसे ज्यादा चिंता हमने ओबीसी की है। जहां तक दूसरा उन्होंने महंगाई और ये सब किया है, आप पूरा प्रतिशत अगर लगाएंगे तो पेट्रोल डीजल को छोड़ करके वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है और इसलिए मुद्दों के अभाव में इस तरह की कृत्रिम बातों को कांग्रेस उठाती रहती है।
ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरह दो व्यक्तियों की पार्टी नहीं है जो वो दो बैठेंगे और तय कर लेंगे। हमारे यहाँ संगठन तय करता है और इसलिए पूरे विचार विमर्श के साथ एक सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप के से निकल करके निर्णय आता है और इसलिए उसी प्रक्रिया में हमारी पार्टी आज बैठी है। बेहतर होगा, बहुत जल्दी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए, अब आपने कहा है कि कांग्रेस में मुद्दों की कमी है, तो मिश्रा जी आपसे ही जवाब ले लेता हूं तत्काल। मालवीय जी का यह कहना है कि आपके पास मुद्दों की कमी है। जी मिश्रा जी। चलिए, मैं हमारे प्रबंध संपादक मनोज सर के पास चलता हूं। सर, बीजेपी का इतना तो ये मालवीय जी स्वीकार कर रहे हैं कि निगम मंडलों में नियुक्तियां बहुत आवश्यक है, लेकिन अभी उतना खुल के नहीं बता रहे हैं। देखिए, वो क्या उनके बताना, क्योंकि पार्टी में जो भी होता है बड़े नेता तय करते हैं और जो बातें बाहर आती उसके आधार पर, और यही बीजेपी का एक अनुशासन है कि उसमें कब किसको कितना बोलना है, ये सब वहां पे तय होता। और यही शायद मालवीय जी बता रहे हैं। पर सवाल ये है कि यदि कांग्रेस इस तरह के सवाल खड़े कर रही है तो कांग्रेस के भीतर भी ढेर सारी चीजें हैं, जैसा आपने जिक्र किया अरुण यादव का। और भारतीय जनता पार्टी यही करती है कि जहां कुछ कमियां होती है उससे सबक लेकर उसको कैसे आगे बढ़ना है, या जो नियुक्ति का मसला है वो गर्भा है उससे पहले उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगाकर खत्म किया जाए। तो यही भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस को कुछ सीख भी लेना पड़ेगा बीजेपी से। यदि बीजेपी इस तरफ बढ़ रही, हमने देखा अरुण यादव मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं, उसके बाद से तमाम तरह की चर्चा होती है। आज अरुण यादव ने ट्वीट के जरिए कहा है कि मेरा रक्त कांग्रेस के लिए बना है और मेरे सामने सिंधिया नहीं लिखाएगा। मैं यादव हूँ, अरुण यादव हूँ, तो यादव का जिक्र करना भी ओबीसी को जोड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं तो पार्टी के भीतर भी चल रही है। लेकिन उन्होंने हालांकि ये भरोसा जताया कि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में ही रहूंगा। लेकिन इस बीच यदि वो दोनों भाई नहीं पहुंचते, एक भाई नहीं पहुंचा, ठीक था, मीटिंग में दोनों नहीं पहुंचे, उसके बाद सज्जन वर्मा जी का जो बयान था वो भी बड़ा दिलचस्प बयान था। तो दोनों पार्टियों के भीतर अलग अलग तरह की रणनीति, अलग अलग तरह की पार्टी है। और इसलिए कमलनाथ जी कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है हमें उस तरह से काम करना पड़ेगा। और यहाँ एक केंद्र से भी काम चलता है। जैसे यदि चीजें गड़बड़ है तो फिर अमित शाह जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, संगठन अपने स्तर पर काम करता है। और इसीलिए कल जब मुलाकात हुई होगी अमित शाह जी से मुख्यमंत्री जी की, तो ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं। कुछ बड़े कठोर निर्णय भी देखने को मिल सकते हैं मध्य प्रदेश के भीतर, जैसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए जो जिन नियुक्ति की आप बात कर रहे हैं वो भी दिखाई दे सकती है। तो आज की जो बैठक है दोनों के बीच में जो मंथन चल रहा होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं किस बात का मंथन। तो मंथन किस बात का, मतलब कई चीजों पर मंथन चल रहा है और मंथने के बाद कुछ ना कुछ अमृत भी बाहर आता दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मंथन के बाद अमृत भी आएगा। चलिए मिश्रा जी, एक बार फिर से आपसे जुड़ रहे हैं। ये जो अभी मनोज सर भी बता रहे थे कि वो जो महत्वपूर्ण बैठक से यादव बंधु नहीं पहुंचे और दोनों कद्दावर नेता हैं आपकी पार्टी के, लेकिन जिस तरह से आप लोगों का बयान सामने आया, खासतौर से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जो बयान दिया, उससे निश्चित तौर पर आपकी पार्टी तो इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन किसी ने उस बात का खंडन भी नहीं किया। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं उस बात का जवाब दे दूं जो मेरे मित्र, चलिए उस बात का भी दे दीजिएगा जवाब जी। उन्होंने कहा कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है। इतने वरिष्ठ प्रवक्ता, इतने वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अगर आकलन न कर पाए तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि आज मुद्दों की कमी की बात कर रहे हैं। आज ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है? महंगाई की बात आपने की थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कहाँ खड़े हैं हम? देश ठगा सा महसूस कर रहा है। आपने देश को महंगाई के लेवल पर वहां पहुंचा दिया है कि रसोई का सामान लाना मुश्किल है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, किसकी बात करें? गेहूं की बात करो, चने की बात करो, दाल की करो, तेल की करो। ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा उत्पाद है जहां पर आप कह सकते हैं कि नहीं हम सस्ते में उपलब्ध? और इन सब का वादा करके आप आए थे। आपने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, आपने कहा था महंगाई कम करेंगे। आपने कितने वादे किए थे? एक भी वादा। देखिए, विश्वसनीयता का संकट जब खड़ा होता है सरकार के ऊपर, जब ऐसी बैठकों की जरूरत पड़ती। मनोज सैनी जी ने बहुत बड़ा इशारा किया है, जिस बात को लेकर मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं। कठोर निर्णय मध्य प्रदेश के संदर्भ में होने जा रहा है, जिसको लेकर के भूमिकाएं तय हो रही। हो सकता है बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक कठोर निर्णय आपके सामने आए, उसको लेकर के सारी तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी चीज अरुण यादव जी का और सज्जन वर्मा जी का था
ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। कारण कोई विरोध नहीं होता है किसी का मीटिंग में ना जाना, इसके पीछे बहुत सारे कारण। अरुण यादव जी निश्चित तौर पर खंडवा से टिकट के उम्मीदवार है, खंडवा से प्रत्याशी बनना चाहते हैं। उस मीटिंग में अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग भी अपने टिकट की मांग करते हैं, तो एक संकोच, एक मर्यादा जो रहती है, तो जो टिकट मांगता है वो व्यक्ति थोड़ा सा बचता है ऐसी मीटिंग में जाने से। अगर वो नहीं होते तो उसके सदस्य, वो टिकट वितरण कंपनी, टिकट वितरण समिति के सदस्य थे वो, लेकिन चूंकि खुद प्रत्याशी, उनके मन में चुनाव लड़ने की इच्छा है, इसलिए उन्होंने थोड़ी दूरी बनाई। इसको लेके कहीं कोई विरोध जैसी स्थिति मुझे लगता है नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं विरोध जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ आपने सवाल खड़े किए हैं। मालवीय जी, मिश्रा जी का साफ तौर पर कहना है कि महंगाई के मामले में आप लोग कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार जो उनके जो सवाल हैं वो इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस की वही फसल है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को काटनी पड़ रही है। जहां तक पेट्रोल डीजल का सवाल है, ये तथ्य है कि इन्होंने उस समय बांड जारी किए। इनकी जब परिस्थितियां खराब हुई और मनमोहन सिंह की सरकार में, तो इन्होंने 5 साल, 7 साल, 8 साल के बांड जारी किए। और बांड जारी किए तो सरकार का वचन होता है, सरकार का वचन है तो उसको पैसा आज देना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से वो इन्होंने जो उधार लेकर के नगद बेच दिया, उसका भुगतान अब हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि भाई जो आपने बीज बोए हैं उसकी फसल अब उगी, अब हमें काटना है। और इस कारण जब पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो बाकी चीजें भी बढ़ती है। लेकिन हमारी सरकार एक लंबे सोच के साथ जा रही है। हम 20 साल 50 साल की योजना करते हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रिन्यूएबल जो एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, उसकी तरफ पड़े हैं। हमने पंखे लगाए, हम सोलर ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में 50% तक की सब्सिडी जारी करी है। तो कैसे हम एनर्जी का उत्पादन अपने देश में कर सके, एक लंबी योजना के साथ देश काम कर रहा है। लेकिन इन्होंने कभी लंबी योजना पे काम नहीं किया। इन्होंने तत्काल समाधान कैसे हो सकता है, और इन्होंने यही समाधान किया कि भाई पेट्रोल डीजल के बहुत भाव बढ़ रहे हैं, वहां महंगा है, तो हम बांड जारी कर देंगे। भैया अभी तो सस्ता बेचो, चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस को मुश्किल हो जाएगी। तो ये वर्तमान को ठीक करने के लिए भविष्य का कर्जा ले लेना, उसका भुगतान आज पार्टी कर रही है। जहां तक तेल का सवाल है, केवल सरसों का तेल महंगा है, और सरसों का तेल महंगा इसलिए है कि सरकार ने प्यूरिफिकेशन का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि भाई सरसों के तेल में जो अन्य चीजें मिलाई जाती थी वो अब नहीं मिलाई जाएगी, शुद्ध सरसों देना होगा। तो जो कंटेंट दूसरे मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे, इसलिए सरसों का तेल महंगा हुआ। अब इसमें अगर शुद्धिकरण के लिए कोई निर्णय लेती है और थोड़ा बहुत अंतर हो, फिर आप कोई भी सरकार हो, एक निश्चित जब विकास होता है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई बहुत ज्यादा ऐसी होगी। ये कोरोना का भी बड़ा प्रभाव है। आप देखिए कि 1.5 साल से देश बंद है, उत्पादन बंद है, उसके बावजूद भी अगर इतने अच्छे, न केवल बीमारी के मोर्चे पर बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार जिस तरह लड़ी है वो तारीफ के काबिल है। मिश्रा जी तो बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत अच्छे आदमी है, उनको तो प्रशंसा करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि कितने अच्छे से उन्होंने ऐसे समय में जब पूरा विश्व परेशान है, फैक्ट्रियों ने उत्पादन नहीं किया, उसके बावजूद बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था आज है। ये सोचना होगा, ये मुझे लगता है वो न्याय करें, मैं तो उम्मीद करता हूं। बिल्कुल मिश्रा जी, तो आपको सोचना होगा, अभी भी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है। और जो बात कही मालवीय जी ने कि अक्षय ऊर्जा पर इनकी सरकार विशेष काम कर रही है ताकि आने वाले समय में जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं उससे दूर हटके अक्षय ऊर्जा पर केंद्रित किया जा सके। देखिए, खाली भारत की सरकार काम नहीं कर रही है, ऊर्जा को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंड जारी किए गए हैं। उज्ज्वला योजना इन्होंने अपनी जेब से नहीं दी थी, उज्ज्वला योजना में वर्ल्ड बैंक से पैसा आया था। आज अगर महंगाई को महंगाई स्वीकार करने के लिए चिंतामणि जी तैयार नहीं है तो मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है ये। अगर महंगाई आपको महंगाई नहीं दिख रही है तो फिर मुझे लगता है देश के हित की चिंता नहीं, देश की जनता की, गरीब जनता के साथ आप नहीं खड़े हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में दाल महंगी, 200 रुपए दाल खिलवाई आपने 200 रुपए में तेल खिलवाया, आपके कहीं नहीं है लगाकर को आपने कहा कांग्रेस की सरकारों इसके लिए डिविजन की बात की। आपको मालूम है कि 110 रुपए और 115 डॉलर प्रति बैरल का रेट। चलिए सर, बिल्कुल वक्त हमारे पास बिल्कुल अंतिम समय में पहुंच चुका है, और जो शुरुआत हमारी हुई थी वो किस तरह से राजनीति अंतर्गत आगे बढ़ती चली गई। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो
हम चर्चा कर रहे थे यहां पर मंथन की, उस मंथन की जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेता बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह से निगम मंडलों की सूची को फाइनल किया जाए। एक मंत्रियों की भी लिस्ट जारी होगी जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड काडर तैयार होगा, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है और किसको क्या पद मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कैसे बांटा जाएगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तब तक के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।